Good evening to all my dear students. Today we are going to discuss question number 61 to 17 physics and I hope you will like them. First question is संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा अभिदर्शक लेंस द्वारा, ये पूछ रहा है। तो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक चित्र है। तो इसमें ध्यान से देखो, ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का ऑब्जेक्टिव लेंस जिसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं और ये है नेत्र लेंस। ठीक है, तो ये क्या बना है प्रतिबिंब, जो इसके लिए जो बिंब रखा है वो F से परे रखा है। F से परे रखा है तो इधर से जो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ये इधर, ये 2F से परे बन रहा है और बड़ा बन रहा है। ठीक है, 2F से परे बनेगा और बड़ा बनेगा। 2F से परे मतलब वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 61 का डी ऑप्शन। टुडेज क्वेश्चन नंबर 62 इज किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तनांक कोण के बराबर होगा यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। तो ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूनतम विचलन कोण उसके अपवर्तनांक कोण के बराबर है। तो मैंने यहीं से शुरू किया। न्यूनतम विचलन कोण जो डेल्टा एम है वो अपवर्तनांक कोण जिसको प्रिज्म कोण भी कहते हैं, ठीक है ना, अपवर्तनांक कोण ही प्रिज्म कोण होता है, उसके बराबर है। डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा ए। उसके बाद में मैंने फॉर्मूला लगाई, प्रिज्म का अपवर्तनांक कितना होता है, फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस डेल्टा ए, इसका बटा 2 और इस सारे का बटा साइन ए बटा 2। ये हो गया प्रिज्म का अपवर्तनांक। अब इसके अंदर जो ऊपर वाली वैल्यू दी गई है वो वैल्यू रख दी। डेल्टा जो है वो उसको न्यूनतम विचलन कोण दिया हुआ है और जो कोण ए है प्रिज्म कोण जिसको अपवर्तनांक कोण भी कहते हैं, इसको याद रखना थोड़ा। तो इसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी। डेल्टा एम ए दिया है तो यहाँ पे मैंने ए प्लस 1 हो गया मेरा, ए प्लस ए हो गया 2a। तो उसमें से इसको आगे मैंने सॉल्व किया। नेक्स्ट स्टेप में 2a बटा 2 है, ये ध्यान से देखो नीचे इसके अंदर, ठीक है। तो वो 2 से 2 कट गया, तो इसके अंदर क्या बना मेरा, साइन ए सारे का बटा साइन ए बटा 2। अब इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये बड़ा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पे यदि एंगल 2 थीटा हो तो यहां पे 1 हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे लगाऊंगा ये फॉर्मूला में, इसको अब कैसे लगाऊंगा थोड़ा ध्यान से देखो। यहां पे दिया है 1 और यहां पे यदि दुगुना दिया हो तो वो क्या हो जाता है, इधर जाकर आधा आधा हो जाता है इसके अंदर। तो मैं लिखूंगा a बटा 2 a बटा 2, यही लिखा मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यहां पर इसके अंदर ये देखो 2 का तो 2 रह गया, यहां पे थीटा था क्योंकि थीटा मेरे पास a दिया है, यहां पे 2 थीटा हो तो मैं उसका थीटा लिखता हूं, क्योंकि a दिया है तो मैं लिखूंगा a बटा 2 साइन a बटा 2 और कोस a बटा 2। एक सेकंड, इसके अंदर क्या हुआ, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा म्यू इज इक्वल टू 2 कोस a बाई 2। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ध्यान से देखो, अभी जो म्यू आपका निर्भर कर रहा है कोस a बाई 2 के ऊपर निर्भर कर रहा है, और जो एंगल a का मान कितना हो सकता है, एंगल a का मान मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 90 डिग्री हो सकता है। ठीक है, मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 90 या इनके बीच में कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, पहले मैंने ले लिया, यहाँ पे एक केस ले लिया इसका, यहाँ पर देखो ये इस इक्वेशन को सॉल्व किया। यदि मैंने ले लिया कि जब a बराबर 0 डिग्री हो तो 0 बटा 2 0 हो गया, cos 0 कितना हुआ 1, तो म्यू बराबर हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे म्यू बराबर हो गया 2। अब क्या करेंगे, अब लेंगे cos को, एक एंगल को लेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे ले लिया मैंने 90 डिग्री। तो cos 90 बटा 2, क्योंकि इसके बटा में 2 है तो वो 45 हुआ। cos 45 कितना होता है, cos 45 होता है 1 बटा रूट 2। ठीक है,
cos 45 होता है 1/√2। तो यहाँ पे मेरे पास में इस इक्वेशन से मेरे पास बन गया ये। अब क्योंकि बटा में √2 है तो इसका मैंने कर लिया प्रमेयीकरण, √2/√2 से गुणा किया। तो उससे क्या बना, उससे ध्यान से देखो नीचे, क्योंकि ये भी √2 और ये भी √2, तो इससे मेरे पास 2 बाहर आएगा, क्योंकि ऊपर 2 है तो वो 2 ये कट जाएगा, तो मेरे पास बचा केवल √2। तो मतलब कि √2 का मतलब, अब देखो ये 2 है और इधर वाला है √2, तो मेरा जो वैल्यू होगी वो √2 से 2 के बीच में होगी म्यू की वैल्यू। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या कह रहा है इसका, ऑप्शन कह रहा है √2 व 2 के बीच में होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको आपको। क्वेश्चन नंबर 63, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, प्रिज्म या अवतल दर्पण। तो परावर्ती प्रकार का दूरदर्शी है तो उसमें अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, अनंत दूरी पर स्थित किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा 25 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर दूर वस्तु है, 25 सेंटीमीटर के ऊपर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि फोकस दूरी होती क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतरारी प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस में अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है वो अवतल लेंस में होती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये यही कह रहा था कि अनंत से प्रकाश आ रहा है और लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर मिल जाता है, तो मतलब वो क्या हो गया, फोकस दूरी होगी 25। उत्तल लेंस है, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 65, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित करने पर प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरणों में निम्नतम विचलन वाली प्रकाश किरण कौन सी होगी। पीली होगी, लाल होगी, बैंगनी या हरी होगी, ये आपको बताना है। तो ये है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो इसमें ये तो सबको पता ही होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में विभक्त हो जाती है प्रकाश किरणें। ये विबग्योर हम लिखते हैं। सबसे नीचे होता है वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग, और सबसे कम जो ऊपर होता है वो लाल रंग। मतलब लाल रंग का न्यूनतम विचलन होता है और बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ये तो हो गया एक्स्ट्रा। इतना इसने पूछा है कि न्यूनतम विचलन किस रंग का होगा, तो वो लाल किरण का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, यंग द्विशिल्ट प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के लिए पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों का आकार कैसा होता है। सीधी रेखा, परवलय, अति परवलय या वृत्त। तो इसका ऑप्शन परवलय है। ठीक है, ये आपको नीचे चित्र दिया है, ये परवलयकार है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं परवलय, परवलयकार है ये सब फ्रिंजें। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, यंग द्विशिल्ट प्रयोग में यदि शिल्टों की चौड़ाई का अनुपात 4:9 है तो उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो शिल्टों की चौड़ाई का अनुपात आपको दिया है 4:9। आपको उच्चिष्ट व निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पे देखो, 2 प्रकाश स्रोत की तीव्रताओं का अनुपात निकालना हमने। इसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्टकट ट्रिक है, आपकी काम आएगी। यदि शिल्ट की चौड़ाई मान लो दे रखी है पहले की W1 और दूसरे की दे रखी है W2, ठीक है, और तरंग की जो तीव्रता होगी उसको मैंने मान लिया I1 और I2। तो ये आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है कि W1/W2 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू A1/A2, A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे W1/W2 तो है शिल्ट की चौड़ाई, I1 I2 आपको बता दिया तीव्रता है, और A1 और A2 क्या है, A1 का वर्ग बटा A2 का वर्ग है ना, वो उसका आयाम है। ये होता है आयाम, सुरंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं, तरंग का वो आयाम है। तो इसमें क्वेश्चन में हमें दिया है W1/W2, विड्थ की जो दे रखी है शिल्ट की विड्थ 4/9। तो मैंने लिख लिया I1/I2 बराबर 4/9, और I1/I2 आपके पास पता ही है। ये देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है,
पूरा कंप्लीट फॉर्मूला इसी का मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। I1 बटा I2 आपके पास फर्दर बराबर होगा A1 स्क्वायर बटा A2 स्क्वायर, मतलब कि मेरे को मान निकालना है A1 बटा A2 का, तो वो इधर आकर इसका रूट होगा, इस 4 का रूट बटा 9 का रूट, तो वो मेरे पास बन गया A1 बटा A2 बन गया 2 बटा 3। क्लियर। अब क्या करना है, अब हमें निकालना है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है, उच्चिष्ट व निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात। तो उच्चिष्ट का फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। I मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम इज इक्वल टू होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 प्लस 3 मतलब 5 का होल स्क्वायर 25, और 2 माइनस 3 मतलब 1, और 1 माइनस 1 का वर्ग किया 1 आया। तो इसको मैंने सॉल्व किया आगे, तो मेरे पास आया 25 बटा 1। I मैक्सिमम बटा I मिनिमम आया 25 अनुपात 1। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टुडेज क्वेश्चन नंबर 68 इज एकल सिल्ट विवर्तन में सिल्ट की चौड़ाई a तथा एक वर्णीय प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, तो पहला निम्निष्ट की अक्ष से कोणीय स्थिति क्या होगी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्निष्ट बिंदु के लिए आपको क्या करना है, कोणीय स्थिति के लिए उसका फॉर्मूला है a sin थीटा n इज इक्वल टू होता है n लैम्डा के बराबर। sin थीटा n बराबर हो गया n लैम्डा। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सिल्ट की चौड़ाई उसने दे रखी है a, और प्रथम निम्निष्ट आपको निकालना है, मतलब n बराबर आपका a है। तो साइन थीटा 1 क्या हुआ, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखी, तो लैम्डा बटा ए आया। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है। तो साइन थीटा आपका आया लैम्डा बटा ए, आपका ऑप्शन हो गया ए बटा लैम्डा। साइन थीटा, एक मिनट, सॉरी, साइन थीटा मेरे पास है लैम्डा बटा ए मतलब सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Today's question number 69 is एकल सिल्ट विवर्तन में लैम्डा तरंगदैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश का a चौड़ाई की सिल्ट से पर्दे पर प्राप्त विवर्तन चित्र में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई विवर्तन पैटर्न में होती है वो दुगनी होती है बाकी फ्रिंजों की चौड़ाई से। निम्निष्ट की और चाहे वो उच्चिष्ट हो, उन सब की जो चौड़ाई होती है वो होती है डी लैम्डा बटा ए, उसके साथ में n मल्टीप्लाई हो जाता है कितने की निकालनी है, एन डी लैम्डा बटा ए। ठीक है। तो बाकियों की क्या होती है, जो बाकियों नहीं मतलब जो केंद्र वाला होता है उसकी होती है उसकी दुगनी 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है वो मान रखो अभी, इसमें बहुत ही छोटा सा है। एकल सिल्ट विवर्तन में लैम्डा तरंगदैर्ध्य है और प्रकाश में एक वर्णी प्रकाश ही होता है, इसमें ए चौड़ाई की सिल्ट से पर्दे पर प्राप्त विवर्तन पैटर्न में। तो यहाँ पे डी का मान नहीं दिया, मतलब लैम्डा दिया है, ए दिया है, डी नहीं दिया, तो मान लेता हूँ डी बराबर 1 मीटर, क्योंकि नॉर्मली 1 मीटर ही होता है। तो आपके पास आंसर कितना आया, 2 लैम्डा बटा ए। तो 2 लैम्डा बटा ए आपका हुआ ऑप्शन ए। ठीक है। बस यही याद रखना इसमें कि जो विवर्तन पैटर्न में जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है वो कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है दुगनी होती है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारक का व्यास आपको डी दिया है तथा इस पर आपतित एक वर्णीय प्रकाश का तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, तो इसका सीमांत विभेदन कोण कितना होगा वो ज्ञात करना है। सीमांत विभेदन कोण ज्ञात करना है। ठीक है। तो तरंगदैर्ध्य लैम्डा व डी हो, तो व्यास डी हो, तो इसकी स्थिति में कोणीय पार्थक्य कितना होता है, कोणीय पार्थक्य होता है थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बटा डी। ठीक है, 1.22 लैम्डा बटा डी। तो ये ए ऑप्शन हो गया। ठीक है। मैंने इसमें आगे थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, कई बार इसमें आगे विभेदन क्षमता भी पूछ लेता है, तो विभेदन क्षमता याद रखनी है कि वो होती है कोणीय विभेदन का व्युत्क्रम 1 बटा कोणीय विभेदन। तो ये तो पूछा नहीं है, तो केवल इतना ही पूछा था कि कोणीय पार्थक्य विभेदन कोण कितना होगा, तो 1.22 लैम्डा बटा डी होगा। यदि विभेदन क्षमता पूछता तो हम फिर ये लिखते। तो इस प्रकार आपके ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें
और जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PDF लिंक, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आराम से आप देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।